हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल रामलाल, सब बढ़िया। सर डंडा क्यों लेके आए? अरे डंडे के बारे में तो पढ़ाने वाले हैं, रॉड लेके आए हैं तुम्हारे लिए। रॉड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाने वाले हैं बेटा। आज की इस क्लास में हम धमाल मचाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को लेकर। ये जो सॉलिड आपको दिख रहा है ना, इसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है। उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसके बिना जो लंबे लंबे ब्रिज होते हैं, हमारी छतें होती हैं, इनमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज इन्हीं सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डीप में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो भी पीडीएफ होगा बेटा, वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कोई भी दिक्कत वगैरह आ रही है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, वहां पे जाकर आप विजिट कर लेना, ठीक है? बात भी कर सकते हो आप मेरे से। चलो तो स्टार्ट करें भाई, देर नहीं करेंगे, बिना देरी करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। मैटर क्या होता है बेटा? मैटर एक ऐसी चीज होती है जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, शेप होता है, और वो कुछ स्थान को कवर कर लेती है उस चीज को, और हम उसको तौल भी सकते हैं। उसके बाद मोमेंटम भी होता है, बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम मैटर कहेंगे। अब मैटर की बेटा इस नेचर में कुछ स्टेट्स होती हैं। तीन तरह की स्टेट हमको ज्यादातर देखने को मिलती है। एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर बेटा हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप भी फिक्स्ड होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है। लिक्विड की बात करें तो बेटा लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। जिस तरह का भी कंटेनर तू लेके आएगा, कंटेनर लेकर आएगा, उसमें पानी को डाल देगा तो पानी का जो शेप होगा वो कंटेनर की तरह बन जाएगा। बाल्टी में डाल देगा, बाल्टी बन जाएगा। बोतल में डाल देगा, बोतल बन जाएगा, ठीक है ना? तो जैसे शेप लाओगा वैसा पानी उसी शेप में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए वो लिक्विड है और फ्लो हो सकता है। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं गैस। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही उसकी शेप फिक्स होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? गैस। उसमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। स्मोक करते हैं, जहां स्मोक कर रहे बदबू आ रही है, बेवकूफ कहेंगे। चलो तो देखो, तो बेटा इसमें सबसे पहले हम लेंगे सॉलिड। सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसको स्टडी करने से पहले एक टर्म्स हमको पहले पढ़ लेनी है, जिसका नाम है इंटर एटॉमिक फोर्स। सर इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है? देखिए, इंटर एटॉमिक यानी कि एटम के बीच लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्स कहा जाता है। अब जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान सुनिएगा बेटा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फोर्स है कि अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आप ये वाले फोर्स से यूज होने वाली जितनी भी क्वांटिटीज है, जैसे इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कोएसिव फोर्स, अडहेसिव फोर्स, सारी चीजें आप इसी से एक्सप्लेन कर पाओगे अगर इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये देखा कि ये जो एटम्स होते हैं, ये खड़े नहीं रहते बल्कि वाइब्रेट होते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। अब आपको पता है मोशन कितने तरह का हो सकता है? एटम्स का बहुत तरह का मोशन हो सकता है। हमने कुछ मोशन पढ़े हुए हैं, जैसे एक एटम स्टेट चल रहा है, एक पार्टिकल स्टेट चल रहा है, तो उसका रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। सर वो घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन हो गया। सर वो वाइब्रेट हो रहा है, फड़फड़ा रहा है, तो वाइब्रेटरी मोशन हो गया। तो क्या सर एटम ये तीनों तरह के मोशन करता है? हाँ, तीनों तरह के मोशन करता है। अच्छा, अगर सर तीनों तरह के मोशन करता है तो ये खड़ा रहता है कि नहीं रहता है? और मैं जब कह रहा हूं कि एटम खड़ा रहता है, हाँ खड़ा भी रहता है और मोशन भी करता रहता है। यानी कि वो अपनी एक डिस्टेंस जो होती है, एटम टू एटम एक डिस्टेंस होती है, एटम टू एटम एक डिस्टेंस होती है, उसको मेंटेन करने के साथ साथ वो मोशन में रहता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि ये रेड रेड डॉट दिख रहे हैं आपको, ये एटम्स हैं, और इनके बीच में एटम टू एटम एक स्प्रिंग वाला फोर्स होता है बेटा। कैसा फोर्स होता है? स्प्रिंग। और स्प्रिंग आप सबको पता है, स्प्रिंग को खींच दोगे वापस आ जाएगा, दबा दोगे वापस आ जाएगा, स्प्रिंग जैसा फोर्स होता है। अभी फिलहाल ये एटम टू एटम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, उसको हम बोलेंगे R0, जिसको हम यहां पर एक नाम देंगे मीन डिस्टेंस। क्या नाम देंगे बेटा? मीन डिस्टेंस। तो हमारा जो एटम है वो दुनिया में कहीं पर भी घूम कर आए, लेकिन हमेशा एटम टू एटम का बीच का जो मीन डिस्टेंस है उसको हमेशा वो क्या करके चलता है? मेंटेन करके चलता है। क्या करके चलता है? मेंटेन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सर आप कह रहे हो घूम भी रहा है, मोशन में भी और खड़ा भी है, सर ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे समझो बेटा इसको। जैसे आप मेरे पास कोचिंग पढ़ने आए, मैंने आपसे पूछा बेटा तुम रहते कहां हो? तो तुमने बोला सर हम तो घर पे रहते हैं। तो अभी कहां हो? अभी तो कोचिंग बैठे हो। कहां हो? घर पे। वैसे इसी तरह से मान लो मैं मार्केट में जा रहा हूं, तुम वॉक करते हुए मेरे को मिल गए, मैंने बोला क्या हाल चाल बेटा, कहां रहते हो? बोले घर पे रहते हैं। अभी तो तुम दौड़ रहे हो, कहां हो? घर पे। तो घर पे कब रहते हो? तो घर पे रहते हो, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए कुछ काम करने आता, तो वैसे ही एटम के साथ होता है। तो एटम टू एटम एक डिस्टेंस होता है, एटम कुछ भी काम करने के लिए जाता है और वापस उसी लोकेशन पर आ जाता है। तो वो घूम भी रहा है और अपने डिस्टेंस को भी क्या करके रखता है?
मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब इसके आगे का स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा। अब इसके आगे का स्टेप समझिए। अब दुनिया में कुछ चीजें होती हैं जो हमेशा कम खर्च पे ही रहना चाहती हैं। मैंने आपसे कहा जाओ मार्केट से सब्जी परचेज करके लेकर आओ, तो तुम सब्जी या कोई भी चीज वहां से परचेज करना पसंद करोगे जहां पर थोड़ी सी वो सस्ती मिल जाए, कॉस्ट ज्यादा हमको देना ना पड़े। ठीक है, और आप ले लोगे उसको महंगी, वही चीज आपको दूसरी दुकान पर मिल रही है, मॉल में मिल रही है, वो महंगी मिल रही है, वहां ठेले वाले में मिल रही है, वो सस्ती मिल रही है। तुम कहोगे अरे मॉल में रखिए फ्रेश, अरे फ्रेश तो वो भी है यार, लेकिन कम पैसों में कहाँ मिल रही तो वहां से हम ले लेंगे, ये हमारा नेचर होता है। तो सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं बेटा, जैसे एक टंकी है छत पे रखी है, उसमें पानी भरा हुआ है, हमने बोला पानी बेटा कहाँ रहना चाहोगे, तो बोलता है नल चालू करके दिखा दे एक बार मुझे, तो मैंने नल चालू कर दो। अब जैसे नल चालू करता हूं तो पानी भरवा के नीचे आ जाता है, तो पानी बोलता है बेटा मैं ऊपर नहीं नीचे रहना चाहता हूं। काहे? क्योंकि ऊपर रहने में उसको ज्यादा एनर्जी लग रही है और नीचे रहने में उसको कम एनर्जी लग रही है। अच्छा ये चक्कर है। तो अब एक बार बता, एक दौड़ता हुआ आदमी दौड़ रहा है, तो दौड़ता हुआ आदमी क्या चाहेगा कि मैं खड़ा हो जाऊं, खड़ा हुआ आदमी क्या चाहेगा कि मैं बैठ जाऊं, बैठा हुआ आदमी क्या चाहेगा मैं लेट जाऊं। क्यों 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 ऐसा कर रहा है बेटा? वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि दौड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, खड़े रहने में कम लगती है, बैठने में और कम लगती है, लेट जाने में और कम लगती है। क्यों बता रहे सर जी सब? बेटा इस चीज से मैं आपको ये फील कराना चाहता हूं कि दुनिया की हर एक चीज जो होती है वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पर रहना चाहती है। अच्छा सर लोएस्ट एनर्जी लेवल पर रहना चाहती है तो इसका एटम से क्या कनेक्ट है? हाँ बेटा एटम से भी कनेक्शन है इसका। ये कनेक्शन है कि जब एटम टू एटम ये डिस्टेंस होता है ना, तब इन एटम के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता। अच्छा सर तो ये बात थी, जब इतनी डिस्टेंस पर रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा सर जब लगेगा तो? हाँ लगेगा तो उसको कुछ नाम देंगे। क्या नाम देंगे? किसके बीच लग रहा है सर? एटम के बीच में लग रहा है, इसलिए उसको नाम देंगे इंटर एटॉमिक फोर्स। अच्छा सर कब लगेगा? तब लगेगा बेटा जब ये इस डिस्टेंस के साथ हम छिड़कल कर देंगे। अगर मैं इसको स्प्रिंग की तरह पकड़ूं बेटा और इसको ऐसे टान दूं तो इसका डिस्टेंस r0 जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा तो चेंज हो जाएगा तो इनके बीच में फोर्स भी क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा। सर मैं इसको दबा दूंगा स्प्रिंग जैसे, तो अगेन r0 से मैंने छिड़कन कर दी, तो खींचते हैं तो भी छिड़कन कर रहे हैं, दबा रहे हैं तो भी छिड़कन कर रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में r0 को हम छेड़ रहे हैं, उसकी डिस्टेंस जो मेंटेन बना के रखा था उस डिस्टेंस को फेरबदल कर रहे हैं। उसकी वजह से इन एटम के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको बोला जाता है इंटर एटॉमिक फोर्स। अच्छा सर समझ में आ गया सर, कब लगेगा ये तो समझ में आ गया। लेकिन हम जानते हैं फोर्स का एक नेचर होता है, फोर्स इज अ पुश और पुल। किसी चीज को धक्का मारना या खींचना, दैट इज फोर्स। जी फोर्स का नेचर है। किसी चीज को अगर हम धक्का मार रहे हैं तो हम बोलेंगे रिपल्सन, रिपल्सन दूर जा दूर जा। किसी चीज को खींचना है, खींच रहे हैं, अट्रैक्शन। तो सर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है? दोनों काम करता है। अच्छा सर कब क्या करता है? तो बेटा जब हम इसकी डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, स्प्रिंग को खींचोगे तो वापस आएगा, स्प्रिंग को खींचोगे वापस आएगा, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? अट्रैक्शन। हाँ तो जब एटम के बीच का डिस्टेंस r0 से बढ़ता है तो अट्रैक्शन होता है, और जब हम एटम के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, मतलब उसको दबा रहे हैं स्प्रिंग को, तब भी वापस आएगा, लेकिन हम ढकेल रहा है, ढकेल रहा, चल निकल हट, ऐसे कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ये रिपल्सन। तो ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। और ये वाला नेचर हम इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 12 में पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रिकल नेचर होता है। इसलिए हमारे नेचर के जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो 4 तरह के हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इन चारों में से ये वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आता है, ग्रेविटेशन में नहीं आता। सर ग्रेविटी का फोर्स लगाता है कि? हाँ लगाता है बेटा, मास है तो ग्रेविटी का फोर्स लगा सकता है, लेकिन उसके मुकाबले इलेक्ट्रिकल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम उसी को लेते हैं, ना कि उसके ग्रेविटेशन के फोर्स को इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर है बेटा? चल तो आशा करता हूं आप इंटर एटॉमिक फोर्स समझ पाए होंगे। ठीक है, कब लगता है? जब हम r0 डिस्टेंस को छिड़कन करते हैं। चलिए समझ गए? चलिए ये स्लाइड आपको मिल जाएगी। ओके चलिए अब हम समझते हैं एटॉमिक जो फोर्स है उसका एनर्जी के बेसिस पर और फोर्सेस के बेसिस पर थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये देखिए एटम टू एटम कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस के कारण कौन सी एनर्जी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है,
तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, नीचे की तरफ जाएंगे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया की हर एक चीज लोएस्ट एनर्जी लेवल पर रहना चाहती है, तो एक एटम दूसरे एटम से r0 डिस्टेंस पर रहना चाहता है, और ये मिनिमम डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस पर इसका एनर्जी लेवल कैसा होता है, मिनिमम होता है बेटा। तो जब तक एटम यहां पर है, इस डिस्टेंस को मेंटेन करा है, तब तक इसका एनर्जी लेवल कैसा है, यस कम है। अगर हम इस डिस्टेंस को बेटा कम कर देंगे, क्या कर देंगे, कम करने का मतलब हम इधर की तरफ चले जाएंगे, तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। हमने डिस्टेंस को कम किया, ये डिस्टेंस को बेटा इतना कर दिया तो एनर्जी लेवल इतना हो जाएगा, ये डिस्टेंस को इतना कर दिया तो एनर्जी लेवल इतना हो जाएगा, ये डिस्टेंस को इतना कर दिया एनर्जी लेवल इतना हो जाएगा, डिस्टेंस को 0 कर दिया तो एनर्जी 0 हो जाएगी। तो एनर्जी बढ़ी या घटी, अरे बढ़ना कहां से स्टार्ट हुई, सोच, नेगेटिव से, तो एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, समझ में आई बात। अब थोड़ा सा गड़बड़ हटा दो इसको, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, अगेन एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन में एनर्जी बढ़ती है, लेकिन वो बढ़ना स्टार्ट होती है नेगेटिव से। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पर मैंने आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया, एटम टू एटम के डिस्टेंस को। अच्छा, अब सर फोर्सेस के बेसिस पर बताइए। देखिए, फोर्सेस के बेसिस पे मैं आपको बताता हूं कि एटम के पास जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। तो अभी हमारा एटम r0 डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, r0 डिस्टेंस। अगर मैं बेटा, अगर ये डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं, क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो जैसे ही अगर मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, डिस्टेंस को बढ़ाने से हमारा जो फोर्स होगा, ये वाला जो फोर्स होगा, वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने डिस्टेंस को यहां कर दिया तो फोर्स इतना आ जाएगा, डिस्टेंस को मैंने और बढ़ा दिया तो फोर्स और बढ़ जाएगा। लेकिन नेगेटिव फोर्स बढ़ रहा है, और बढ़ा दिया तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ा दिया तो फोर्स और बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहा हूं, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बेटा फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, वो था आपका एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। तो जहां पर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपका क्या बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ाने पर ये जो फोर्स बढ़ रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और नेगेटिव डायरेक्शन में जो फोर्स होता है, जैसे कोई चीज को हमने ऐसे खींच लिया तो वापस लाना चाह रही है, तो ये वाले जो फोर्स को हम अट्रैक्शन नाम देंगे। कौन सा नाम देंगे, अट्रैक्शन। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा उसका नाम क्या हो गया बेटा, अट्रैक्शन का फोर्स। कौन सा फोर्स हो गया, अट्रैक्शन का फोर्स। अब मान लो तो डिस्टेंस को कम कर दे, अब तो डिस्टेंस को कम करेगा, डिस्टेंस को कम करेगा फोर्स बढ़ जाएगा, डिस्टेंस को और कम करेगा फोर्स और बढ़ जाएगा, डिस्टेंस को और कम करेगा फोर्स और बढ़ जाएगा। तो ये कौन सा फोर्स है, इस फोर्स को हम नाम देंगे रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स देंगे बेटा, रिपल्सन फोर्स। तो इस तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स दो तरह के होते हैं, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। क्लियर है बेटा, ग्राफ अच्छे से समझ में आया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने जाते हैं सॉलिड की। ये जो सॉलिड है, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी हमको स्टडी करनी है, जिसका नाम है इलास्टिसिटी। आइए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए बेटा, इलास्टिसिटी की हम बात करें तो दुनिया में कुछ मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिन पर हम फोर्स लगाते हैं। अच्छा, पहले एक कुछ चीजें आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ नाम समझ लीजिए। हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, कहां से लगाते हैं फोर्स, अंदर घुस के या बाहर से, सर बाहर से लगाते हैं, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। सर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या होता है, तो बेटा जब तुम किसी चीज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस शेप को चेंज होने को हम एक नाम देंगे डिफॉर्मेशन। क्या नाम देंगे बेटा, डिफॉर्मेशन। मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया ऐसे और इसका शेप चेंज हो गया। अच्छा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने से शेप चेंज होता है, और चेंज वाली चीज को हम क्या नाम दे रहे हैं, डिफॉर्मेशन। क्या कहेंगे, डिफॉर्मेशन। तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने से डिफॉर्मेशन आया, इसलिए इसी एक्सटर्नल फोर्स का एक और नाम हमने रख दिया डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स नाम रख दिया बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ में आई बात। अच्छा साहब, तो अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना कि मैंने किसी बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाया और उसकी शेप में चेंज आ गया, और मैंने जब फोर्स हटा लिया तो वापस वो आ गया उसी शेप में। अच्छा, तो इस टाइप का जो मटेरियल होगा जिस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही हम अपने एक्सटर्नल फोर्स को या डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेंगे, वापस वो उसी सिचुएशन में आ जाएगा। तो ये वाला जो मटेरियल है उसको हम बोलेंगे इलास्टिक मटेरियल। अच्छा ठीक है साहब, समझ में आ गया। अब एक मटेरियल हमने ऐसा लिया, इसको दबाया, वो दवाई रह गया, दवाई रह गया, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लास्टिक मटेरियल। जैसे आटे का गोला, उसको फेंक दोगे दीवार में चिपक जाएगा, अब वो उसी से में नहीं आ पाएगा स्फीयर में, यस। तो वो कौन सा मटेरियल हो जाएगा, प्लास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिसिटी इसी को कहा जाता है, जिस पर हम फोर्स लगाएं और वापस उसी सिचुएशन में वो आ जाए। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है इलास्टिसिटी। तो देखिए, इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल रिगेन
इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक शब्द और समझ लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन, ये वेक्टर शब्द है। कैसे वेक्टर है, देखिए, अगर मैं इस चीज को खींचता हूं ऐसे, जैसे मान लो इसको मैं खींचता हूं लेंथ की डायरेक्शन में, तो इसकी लेंथ में जो चेंज आएगा उसको बोलेंगे एलोंगेशन, लेंथ की डायरेक्शन में चेंज आएगा। अगर मैं इसको दबा दूंगा तो उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, इसको मैं मोड़ दूंगा ट्विस्टिंग बोलेंगे। तो इस तरह से हमने अलग अलग नाम रखे, उससे बढ़िया हमने एक नाम सोच लिया, कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसकी लेंथ के अलोंग इस पर फोर्स लगाता हूं तो मैं कहूंगा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, इसको दबाऊंगा अगेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, इसको मोड़ूंगा अगेन चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। और उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या है, ट्विस्टिंग, कंप्रेसिंग एंड एलोंगेशन। समझ गई बात। इस तरह से एक और चीज समझिए, कॉन्फ़िगरेशन का एक और चीज होता है, कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में होता क्या है। ये हमारे 5 उंगलियों पर मैंने 5 उंगलियां रख दी, तो अभी एक एक उंगली पर एक एक उंगली आ रही है, ये मटेरियल का अरेंजमेंट है। अब मैंने इसको ऐसे मोड़ा तो अभी भी 5 उंगलियों में 5 आई, लेकिन इनका अरेंजमेंट चेंज हो गया। तो मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट का चेंज होना ही कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होना कहलाता है बेटा, बस इतना समझ ले, ठीक है। समझ में आई बात। चल देख, सो इलास्टिसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच अ मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। सही है बेटा, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत आसानी हो। देखो, किसी बॉडी में बेटा हमको डिफॉर्मिंग मतलब उसकी शेप को चेंज करना, तो हम क्या करेंगे सर, हम उस पर फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स का नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या नाम होता है बेटा, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात। इसके लगाने से क्या होता है, तो बॉडी की शेप चेंज हो जाती है। उस चेंज को हम एक नाम देंगे, चेंज को नाम देंगे डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, और उसी का नाम रखा है अपना चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा सर, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और बॉडी क्या बोलते हैं, एटम से मिलकर बनी है, और एटम टू एटम एक फिक्स डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, आर नॉट। दिस इज ओरिजिनल शेप ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। अब आपने इस पर ऐसे फोर्स लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो उससे होता क्या है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से एक्चुअली में इन एटम के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, एटम का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस आर नॉट था वो फिक्स नहीं रहा, वो बदल गया। क्या हो गया बेटा, बदल गया। और अगर आर नॉट डिस्टेंस बदल जाएगा तो तुम्हें पता है एटम टू एटम कौन सा फोर्स एक्टिव हो जाएगा, इंटर एटॉमिक फोर्स एक्टिव हो जाएगा। अब इसी इंटर एटॉमिक फोर्स को हम एक नया नाम देने जा रहे हैं। देखो बेटा, फोर्स वही है, लेकिन हम जगह जगह पर उसके नाम रखेंगे। एटम टू एटम कौन सा फोर्स लगेगा, इंटर एटॉमिक फोर्स। लेकिन अभी हम उसका एक नाम रखने जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए नाम रखना पड़ रहा है क्योंकि जब हम किसी चीज को खींचते हैं और हम हटाते हैं हाथ, तो वापस वो रीस्टोर हो जाता है। रीस्टोर कौन कर रहा है उसको, क्योंकि एटम एटम के पास आना चाहता है आर नॉट डिस्टेंस पर, और उसको छेड़कर हमने उसकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा जो उसको रीस्टोर करना चाहेगा। इसलिए उसी इंटर एटॉमिक फोर्स का नाम हमने क्या रख दिया, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब फिर से इधर आइए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन का मतलब उस बॉडी के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, और उसी का ही नाम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंटर एटॉमिक फोर्स। बहुत बढ़िया, समझ में आया बेटा। अच्छा, अब हम इस बॉडी को खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं। क्या करते चले जाए, खींचते 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 बहुत ज्यादा खिंच गया, तो अब ये ज्यादा नहीं खिंच पा रहा। एक रबड़ को हम खींचते हैं, खिंच जाता है, उसके बाद हम या तो हमारी ताकत खत्म हो जाती है, हम उसको नहीं खींच पाते, मतलब कुल मिला के इतनी पावर लगा दी कि वो जितना खिंचना था खिंच गया। तो उस समय जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स अंदर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्स की क्या हो जाएगा, बराबर। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस सिचुएशन में बेटा रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर हो जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप अगर आप याद रख लेते हैं तो इस चैप्टर में बहुत ही इजीली आप इसको समझ पाएंगे। क्लियर है बेटा। तो इलास्टिसिटी का मेन रीजन क्या है, इलास्टिसिटी का मेन रीजन है इंटर एटॉमिक फोर्स। अगर इंटर एटॉमिक फोर्स के साथ छिड़काव कर देगा तो वो उसको क्या कर देगी, वापस ले आएगी, क्योंकि जब हम खींचते हैं तो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स आता है, वही तो उसको खींच कर ला रहा है, और खींचने के गुण को तो कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक बेटा, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं। अब हम समझेंगे स्ट्रेस क्या होता है। देखो बेटा, जैसे मान लो मैंने आपको एक वायर दी, ठीक है, ये स्टील का वायर है। किसका वायर है, स्टील का वायर है, और इसकी जो एरिया है 1 मिलीमीटर का है। कितने मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का। एक मैं दूसरी चीज लेकर आया,
इतनी मोटी एक रस्सी लेकर आया, ठीक है, ये रस्सी लेकर आया और इसका जो एरिया है वो 100 या 1000 मिलीमीटर है। कितना मिलीमीटर है? 1000 मिलीमीटर है। इस स्टील पर मैंने कुछ वेट लटकाया, 1 kg तन गया, 2 kg और तन गया, ऐसे इस पर मैंने 5 kg लटका दिया। तो मैं देखता हूं 5 kg पर ये 1 मिलीमीटर का स्टील का वायर टूट जाता है, ठीक है। अब मैं इस 1000 मिलीमीटर की एक रस्सी लेकर आता हूं, नायलॉन की, प्लास्टिक की। आपको पता है प्लास्टिक स्टील से तो कमजोरी होती है, लेकिन मैं इसका क्या ज्यादा लेकर आया हूं, 1000 मिलीमीटर का लेकर आया हूं। इस पर मैं लटकाता हूं 5 किलो, तो मैं देखता हूं ये तन तो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। 10 किलो लटकाता हूं, टूटती नहीं है। जैसे ही मैं इस पर 11 किलो लटकाता हूं तो टूटती है। क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये वाला जो वायर लिया है वो आपने 1 मिलीमीटर का लिया है, और ये नायलॉन की रस्सी जो ली है वो आपने कितने की ली है? 1000 मिलीमीटर की ली है। तो ये कंपैरिजन नहीं हुआ। अगर आप इसको भी 1 मिलीमीटर का लेते तो देखते कि आधे किलो भी लटकाने पे ये टूट जाती। तो एरिया चेंज होने से कुछ फर्क आ रहा है, लोड हम ज्यादा दे पा रहे हैं और लोड हम कम दे पा रहे हैं एरिया चेंज होने से। अब ये एरिया से इन्वॉल्व होने वाली क्वांटिटी हमको अभी पढ़नी है, जिसका नाम है स्ट्रेस। अब इसको समझिए, स्ट्रेस क्या होता है। देखो, स्ट्रेस का मतलब ये होता है, हम हर एक दुनिया के हर एक मटेरियल को स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक वायर ले लिया, स्टील का वायर ले लिया। किसका वायर ले लिया बेटा? स्टील का वायर ले लिया। दूसरा हमने आयरन का वायर ले लिया। तीसरा हमने रबर का वायर ले लिया। अब इसमें एक चीज हम कॉमन कर देंगे, इसका जो एरिया लेंगे वो 1 मिलीमीटर लेंगे, इसका भी एरिया कितना लेंगे? 1 मिलीमीटर लेंगे, इसका एरिया भी लेंगे, कितना लेंगे? 1 मिलीमीटर लेंगे। अब ध्यान सुनना, सबका एरिया क्या कर दिया? 1 मिलीमीटर कर दिया। अब हमने इस पर फोड़ दिया, इस पर 10 किलो लटकाते हैं तब टूटता है, इस पर 8 किलो लटकाते हैं तब टूटता है, और इस पर मात्र 2 किलो लटकाते हैं टूट जाता है। तो इसका एरिया भी 1 मिलीमीटर है सर, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो ज्यादा लोड को सहन करने की इसमें कैपेबिलिटी पैदा कर रही है, उसी चीज का नाम होता है स्ट्रेस। तो ये हम क्या नाप रहे हैं? इसका स्ट्रेस नाप रहे हैं। क्या करके स्ट्रेस नाप रहे हैं? सर एरिया को 1 करके स्ट्रेस नाप रहे हैं। तो यूनिट एरिया पर जितना तुम फोर्स लगाओगे ना, वो आपका स्ट्रेस होता है। लेकिन आपको हर एक मटेरियल का एरिया कॉमन रखना पड़ेगा, इसका जितना लिया उतना इतना लेना पड़ेगा इसका, तभी आप जाके इसका क्या मेजर कर पाओगे? स्ट्रेस मेजर कर पाओगे। क्या मेजर कर पाओगे बेटा? स्ट्रेस। अब इसी में एक और चीज होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं लगे हाथ। पहले तो आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, अच्छा एक और चीज आपको पता ही, अभी बताया था मैंने कि किसी बॉडी पर हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाता है। सर हम इसको नापेंगे कैसे? बेटा इसको नापने की जरूरत नहीं है, जितना तू फोर्स लगाएगा इसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है, इसकी वैल्यू भी उतनी होती है। इसका मतलब तू डिफॉर्मिंग फोर्स को नाप रहा है, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स को नाप रहा है। तो मैं रीस्टोरिंग फोर्स बोलूं या डिफॉर्मिंग फोर्स बोलूं, बात एक ही है, ठीक है। तो स्ट्रेस को हमने किससे लिया है? रीस्टोरिंग फोर्स से लिया। द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का हर एक एटम पर जो फोर्स लग रहा है, उस चीज को क्या कहा जाता है? क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस सेक्शन। हर एक एटम पर कितना कितना फोर्स लग रहा है, उसको नाम देंगे हम क्रॉस सेक्शन, उसके एरिया का, ठीक है। ओके, द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बना लिया? रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स को हम एफ लिखेंगे, एरिया को ए लिखेंगे। अब चाहे तो हम इसका यूनिट भी बना लेते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में हमारा फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2 और एरिया की l स्क्वायर होती है। तो एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छा एक चीज मैं बता रहा था आपको, देखो इधर ये आपका फोर्स है, तो यहां से फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा बेटा? तेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब कोई चीज हमारे पास है, मान ले कोई एक केबल हमने बनाई, स्टील की केबल बनाई, उसका एरिया 1 मिलीमीटर मैंने रखा। कितना रखा? 1 मिलीमीटर रखा। और मुझे कोई भारी चीज उससे उठानी है। क्या करनी है? भारी चीज उठानी है, मतलब लोड लेना है, हैवी लोड लेना है। तो मैं देखता हूं कि ये इसका स्ट्रेस है 5 किलो, तो 5 किलो से ज्यादा कर लूं तो ये टूट जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसी चीज को मोटा कर लेता हूं। इसका एरिया मैंने क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। अब इसका एरिया मैंने कर दिया 3 मिलीमीटर कर दिया। कितना कर दिया बेटा? 3 मिलीमीटर, ठीक है। ओके, तो
तो जैसे हम 3 मिलीमीटर करेंगे तो एरिया की वैल्यू मैं रख दूंगा 3 मिलीमीटर, और स्टील का स्ट्रेस कितना था 1, तो फोर्स अब कितना हो जाएगा, यस फोर्स अब हो जाएगा 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो 5 किलो में टूट रही थी अब वो 10 किलो में जाके टूटेगी। तो इस तरह से हमने स्ट्रेस तो कॉमन रखा, क्योंकि स्टील का एक बार हम स्ट्रेस नाप लेंगे। अब एरिया बदलकर हम उसका लोड चेंज कर सकते हैं, ज्यादा लोड उस पर दे सकते हैं। तो स्ट्रेस अलग चीज है, फोर्स अलग चीज है। फोर्स आप जो लोड दे रहे हो, कितना लोड आप उठा रहे हो, और स्ट्रेस क्या है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। थोड़ा सा ये याद रखिएगा बेटा, समझ में आई बात। चलिए समझ में आई बात। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने तरह के स्ट्रेस होते हैं। सबसे पहला स्ट्रेस जो होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है। ये हमको क्या बताता है कि व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, लेंथ की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो लेंथ में चेंज आ जाएगा, तो इस स्ट्रेस को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और स्ट्रेस का वही फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स ऑल। अब इसमें दो तरीके के स्ट्रेस हो सकते हैं। अगर हम लेंथ बढ़ा दें तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर हम उसको दबा दें, कंप्रेशन, तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो व्हेन लेंथ डिक्रीज तो कंप्रेसिव हो गया, व्हेन लेंथ इंक्रीज तो टेंसाइल हो गया, दैट्स ऑल। अब हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या करते हैं, जैसे हम बलून में हवा भर रहे हैं या बलून को दबा रहे हैं, तो दबाएंगे तो वो चारों तरफ से उस पर फोर्स लगेगा, तो उसका क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, तो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, स्ट्रेस का फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। एक और होता है शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस में देखिए, ये जो बॉडी है इसके टेंजेंशियल फोर्स लगाया, ये बॉडी है तो उसके ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाया, टच करते हुए, ये एरिया को टच करते हुए ऐसे फोर्स लगा दूं मैं, ऐसे फोर्स लगा दूं टेंजेंशियल ऐसे, तो उस फोर्स की वजह से जो इसमें चेंज आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। आप शेयरिंग स्ट्रेस में एक और वर्जन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे कुछ एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, देखो इधर, तो इस थीटा को हम रिजॉल्व कर लेंगे, मतलब इस एफ को रिजॉल्व कर लेंगे। थीटा की डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा आ जाएगा और 90 डिग्री में क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां पर शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बनाता हूं तो शेयरिंग स्ट्रेस में मैं किसको लूंगा, तो शेयरिंग स्ट्रेस में मैं लूंगा एफ साइन थीटा को। तो शेयरिंग स्ट्रेस में फोर्स की जगह आएगा एफ साइन थीटा डिवाइड बाय एरिया, और ये वाला फोर्स जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल टू लेंथ है, तो ये वाला स्ट्रेस जो होगा वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाएगा, जिसमें क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय ए। समझ पाए इस बात को बेटा। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आपको रिजॉल्व करके कंपोनेंट बना के ही स्ट्रेस निकालना होगा। क्लियर है। चलो अब हम एक नई चीज समझते हैं कि जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, स्ट्रेस देते हैं, तो उसमें स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, उसकी डायमेंशंस में चेंज आ जाती है, इसको लेंथ बढ़ जाती है, वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, तो जो डायमेंशन में चेंज हो उसी को स्ट्रेन कहा जाता है। तो वन लाइन डेफिनेशन है, स्ट्रेन इज द चेंज इन यूनिट डायमेंशंस, जैसे लेंथ बदल गई, वॉल्यूम बदल गया, शेप बदल गया, तो ये 3-4 तरह की क्या होती है, स्ट्रेन होती है ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा तो ये चेंज आएगा, नहीं लगेगा तो कोई चेंज नहीं है। अच्छा, इट इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्यों डायमेंशन लेस है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। अब स्ट्रेन के टाइप्स की बात करते हैं, तो ये 3 तरह की होती है। पहली होती है आपकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक मेटल का वायर है बेटा, इसकी कुछ ओरिजिनल लेंथ है एल, ओरिजिनल लेंथ है एल, याद करो, और इस पर लोड दिया जिससे उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, तो जितना चेंज आया उसको हम बोलेंगे चेंज इन लेंथ, या इसी का नाम रखा है एलोंगेशन। इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, एलोंगेशन। तो ये लेंथ में चेंज आ गया, तो स्ट्रेन क्या कहता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या कहेंगे बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहेंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट्स ऑल। अच्छा, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मीटर बटा मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना आया, 1 कांस्टेंट है। इसलिए स्ट्रेन जो होती है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसका यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होती। क्लियर है बेटा। तो देख लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम समझते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है बेटा, देखो ये भी वही है सेम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को लिखेंगे डेल्टा वी से, ओरिजिनल वॉल्यूम को लिखेंगे वी से, तो ये चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। द वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस इन सॉलिड एंड लिक्विड इज वेरी स्मॉल बट इट इज वेरी लार्ज इज गैसेस। तो गैसेस में लार्ज होता है, सॉलिड और लिक्विड में ये कम होता है। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेन।
शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ये बुक रखी है बेटा, ये मेरे पास एक बुक रखी है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये बुक रखी है, ठीक है। अब नीचे की सरफेस को मैंने फिक्स कर दिया, अब इस पर ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये इसका ओरिजिनल शेप है। अब मैं ऐसे लगाऊंगा तो ये ओरिजिनल शेप से कुछ एंगल पर चली जाएगी, तो ये जो एंगल आया इसी को बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। क्या बोलेंगे बेटा? शेयरिंग स्ट्रेन। तो देखो इसकी कुछ थिकनेस थी बेटा, मोटाई, उसको मैं यहां पर हाइट बोल रहा हूं, तो हाइट के लिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं एल, और ये जो चेंज आया है उसको हमने लिखा डेल्टा एक्स, और ये एंगल कितना है? थीटा। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो 13 आ जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस करेगा यहां पर तो कितना आ जाएगा बेटा? 13 आ जाएगा। आर्क अपॉन आर्क क्या हो गया? डेल्टा एक्स, और लेंथ कितनी हो गई? यस एल। तो इस शेयरिंग स्ट्रेन का ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन एल। क्लियर है बेटा? समझ में आया? आसान चीज है। चलिए, तो 3 तरह के स्ट्रेन हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल लेंथ में चेंज हो, और वॉल्यूम स्ट्रेन जिसमें वॉल्यूम में चेंज हो, और शेयरिंग स्ट्रेन जिसमें एंगल से चेंज हो। चलिए अब हम समझते हैं इलास्टिक लिमिट। अब एक नई चीज हमको पढ़नी। इलास्टिक लिमिट क्या होती है बेटा? जैसे हमने एक वायर लिया, वो किसी भी मेटल का हो सकता है, इस वायर पर हमने कुछ फोर्स लगाया, उससे इसका एलोंगेशन हो गया, इसकी लेंथ में चेंज आ गया। 5 किलो रखा, लेंथ बढ़ गई। अब मैंने उसको हटाया, 6 किलो रख दिया और लेंथ बढ़ गई, ठीक है। अब मैंने 7 किलो रखा। अब इसमें एक चीज मैं और चेक कर रहा हूं, जैसे मैं 5 किलो रखता हूं, उसको हटाता हूं तो ये वापस आ जाता है, मतलब ये इलास्टिसिटी है अभी इसके अंदर। अब मैंने 5 किलो हटाया, 6 किलो रखा, खिंचा, हटाया, वापस आ गया। ऐसे करते गया 9 किलो रखा, खिंचा, वापस आ गया। लेकिन जैसे 10 किलो रखता हूं और फिर हटाता हूं तो मैं देखता हूं कि ये वापस नहीं आता। फिर 11 किलो रखता हूं, खिंचता है और वापस नहीं आता। 12 किलो रखता हूं, खिंचता है और वापस नहीं आता। तो 9 किलो तक वापस आया था, 10 किलो पे वापस आना बंद हो गया। तो 9 किलो ही इसकी क्या कहलाएगी? इलास्टिक लिमिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सॉरी, 9 किलो तक तो वापस आया, इलास्टिसिटी थी इसमें, लेकिन 10 किलो पे ये वापस आना क्या हो गया? बंद हो गया। तो ये क्या हो गया? इसकी इलास्टिक लिमिट हो गई। अच्छा सर, 11 किलो पे भी तो वापस आना बंद हो गया था, तो क्या उसको भी इलास्टिक लिमिट कहेंगे? नहीं, इलास्टिक लिमिट उसको कहेंगे जो मिनिमम हो। देखो यहां पर लिखा है, इलास्टिक लिमिट इज दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस आफ्टर विच द मटेरियल विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएगा, उस मिनिमम स्टेट पे जब तक पहुंच जाओगे, इतना लोड आप दे चुके होगे, उसके बाद अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दो, वो वापस नहीं आएगा, वहां से वापस आना स्टार्ट बंद कर देगा। जैसे 10 किलो से वापस आना स्टार्ट करना, 10 किलो से वापस आना बंद कर दिया तो वो तेरी इलास्टिक लिमिट है। उसके बाद तू कितना भी लगा ले, फिर तो वो आएगा ही नहीं। लेकिन मिनिमम को हम बोलेंगे। इसी चीज को हमने दूसरा नाम भी दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच द ऑब्जेक्ट विल शो इट्स इलास्टिक कैरेक्टर। तो वो वाला फोर्स जहां तक वो इलास्टिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, उसको ही क्या कहेंगे? इलास्टिक लिमिट कहेंगे। अब इसी चीज को हुक्स ने स्टडी करके एक लॉ बना दिया। ये मटेरियल में इलास्टिक लिमिट वाली एक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो मटेरियल वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर रहोगे तो वापस आएगा। तो उसका ये कहना था कि यहां पर मेरा लॉ फॉलो करता है। सर उनका लॉ क्या था? उनका लॉ ये था कि स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनेट है किसके? स्ट्रेन के, क्योंकि स्ट्रेस लाने से स्ट्रेन आता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू स्ट्रेन विद इन दी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन की क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनेट होता है। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस प्रोपोर्शनेट स्ट्रेन। क्लियर है बेटा? फिजिक्स में जब भी कांस्टेंट का साइन हटेगा तो जहां पर एक प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वालिटी लेकर आएंगे तो एक कांस्टेंट लिखेंगे, उसको हम कांस्टेंट ही अभी बोल रहे हैं, अभी उसको नाम भी देंगे। तो यहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? स्ट्रेन। तो देखिए कांस्टेंट कितना आ गया? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब बेटा इस कांस्टेंट को हम एक नाम देते हैं, वो नाम दिया हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि जो मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी की कितनी स्ट्रेंथ है, उसको हमने एक नाम देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो याद रखिए इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे मैंने एक वायर ली स्टील की और एक वायर ली मैंने रबर की। बेटा कई की ली बेटा? रबर की।
अब दोनों पे मैंने लोड लटकाया 5 kg, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आया और रबड़ धड़धड़ा के लंबी हो गई। तो ज्यादा चेंज इसमें आया, कम चेंज इसमें आया। तो इसको और तानने के लिए मुझे और ज्यादा लोड देना पड़ेगा, लेकिन उसको तानने के लिए ज्यादा लोड नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब वो तुरंत ही तन जाती है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम है। ज्यादा लोड देगा टूट जाएगी, इसमें ज्यादा भी दे देगा तो ये टूटेगी नहीं। तो ये स्ट्रेंथ का ही मेजरमेंट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। इसलिए हम कहते हैं स्टील मोर इलास्टिक देन रबर। तो रबर से ज्यादा क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्लियर है बेटा, समझ में आया? अच्छा साहब, ये हम समझ गए। अच्छा, एक और चीज क्या लिखी है मैंने यहाँ पर कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मोर देन स्ट्रेस ऑल्सो मोर देन दिस ऑब्जेक्ट मोर इलास्टिक। ठीक है, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, वो ऑब्जेक्ट मोर इलास्टिक कहलाएगी। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मेजर करने के 3 तरीके हैं और 3 टाइप्स हैं इसके। देखिए, पहला होता है यंग्स मॉडुलस, दूसरा होता है वर्क मॉडुलस और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बस ये 3 चीजें पढ़ लेंगे, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, यंग्स मॉडुलस। देखिए, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एक वायर हम लेंगे, उसकी कुछ लेंथ है L, उस पर लोड लटकाएंगे, उसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़कर चेंज डेल्टा L चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ में चेंज हुआ, तो ये लेंथ के लिए बनाया यंग्स मॉडुलस। इसका फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो कोई सा भी मॉडुलस हो, फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, बस थोड़ा सा नाम में चेंज आएगा। तो हम लिखेंगे उसको यंग्स मॉडुलस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और लेंथ में चेंज हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रेन में, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब नीचे वाला L ऊपर जाएगा, A नीचे आ जाएगा, तो तेरा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला ये आ जाएगा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, सारे सवाल हमारे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। इसको तेरे को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब इसी का एक ट्रिक बताए, तो देख फॉर्मूला क्या था, हुक्स के अनुसार स्ट्रेस प्रोपोर्शनेट क्या होता है, स्ट्रेन। सुनना जरा ध्यान से, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा, कांस्टेंट लगेगा। हम कौन सा मॉडुलस पढ़ रहे हैं सर, यंग्स मॉडुलस पढ़ रहे हैं, तो कांस्टेंट आएगा, तो कौन सा मॉडुलस आएगा, यंग्स। अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला कौन सा होता है, यंग्स में किस में चेंज आता है सर, लेंथ में चेंज आता है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। बस ये रट्टा मान ले, सारे सवाल हो जाएंगे तेरे, बस ये रट्टा मान ले। क्लियर है बेटा? अब इसी चीज को ऐसे लिख दिया। यूनिट की बात कर लें तो भाई नीचे क्या है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, स्ट्रेस का ही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वही है, डायमेंशन वही है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर हम ओनली डेल्टा L की वैल्यू निकालते हैं, L को उधर ले जाते हैं, बाय को नीचे ले जाते हैं, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। इस फॉर्मूले को बोलते हैं एलोंगेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में एलोंगेशन पूछ रहा है तो आपको इस फॉर्मूले की तरफ जाना है। आइए कुछ सवाल ट्राई करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको पहले छुपा लेता हूं, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये क्लास में मैं ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा चुका हूं। आपके लिए अलग से स्पेशली इस वीडियो को शूट किया जा रहा है, तो इसको मैंने ये क्लोज कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ सस्पेंडेड वायर इंक्रीजिंग बाय दिस। वायर को लटकाने से उसकी लेंथ में क्या आता है, चेंज आता है, यानी कि हमको स्ट्रेन दिया है, स्ट्रेन दिया है हमको। क्या दिया है बेटा, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L अपॉन L, वो कितनी है, 10⁻⁴। ठीक है, सही है। अच्छा, ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन अ स्ट्रेस ऑफ दिस। आपको स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, वो कितना दिया है, 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है। चल, क्या पूछ रहा है तेरे से, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। तो तेरे को अभी बताया था, स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तेरे को ये पता है कितना है, बता, 10⁻⁷। ये पता है तेरे को कितना है, 10⁻⁻⁴। ये यहां पर चला जाएगा, 10⁻⁷ डिवाइड बाय 10⁻⁴। सॉल्व करोगे तो 10 कितना आ जाएगा, 11। दिस इज अवर आंसर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, आपका आंसर है। क्लियर है बेटा, समझ पाए? तो ओरिजिनल जो सवाल था वो ये था। ठीक है बेटा, समझ पाए इस क्वेश्चन को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो जरा, हम ले लेते हैं ये, इसको मैं छुपा लेता हूं बेटा थोड़ा सा, ठीक है, फिर आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील ऑफ लेंथ 2.5 मिलीमीटर। आपको वायर का लेंथ दिया है कितना, 2.5
मीटर, ठीक है बेटा। एंड डेंसिटी, आपको डेंसिटी दी है रो, वो कितनी दी है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी है, ठीक है बेटा। वेट कितना लटकाया है, वेट मतलब फोर्स, मास लिख लेते हैं, मास वो कितना है 50 ग्राम। वॉट स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ दिस, फोर्स आपने लगाया इस पर 10 kgf, ठीक है, kgf। द लेंथ इंक्रीज बाय दिस, लेंथ में जो चेंज आया वो कितना है 2 मिलीमीटर, ये चेंज आया है। कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील निकालना है, स्टील का यंग्स मॉडुलस निकालना है। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, आपको ये पता होना चाहिए कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू यंग्स मॉडुलस दिस, ये फॉर्मूला होता है बेटा, सही है। फोर्स पता है, हाँ पता है। चेंज इन लेंथ पता है, हाँ पता है। एल पता है, हाँ पता है। लेकिन क्या नहीं पता तेरे को, एरिया, एरिया में फंस गए। तो हमको अगर एरिया मिल जाए तो इस फॉर्मूला रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो ठीक है, हमको एरिया निकालना पड़ेगा, उससे यंग मॉडुलस आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और है इस सवाल में, क्या यूनिट का प्रॉब्लम है। देखो कुछ चीजें मीटर में है, कुछ ग्राम में है, कुछ मिलीमीटर में है, तो एक जैसा यूनिट बना लेते हैं। तो एक जैसा यूनिट बनाने के लिए एक काम करता हूं, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं 100 से, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो ये लिख दूंगा 250 सेंटीमीटर, सही है। चलो ये 50 ग्राम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको। और ये kgf है, kg, तो 1 kg कितना हो गया ये तुम्हारा 10 टू की पावर, अच्छा kgf है, ये वेट है। तो वेट को अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आपको 10 का मल्टीप्लाई करना होता है या फिर 9.8 का, तो मैंने 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये काय में कन्वर्ट हो गया, ये न्यूटन में। लेकिन हम सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपका जो न्यूटन होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है, तो ये तो हो गया 10 10 2, और न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर कितना होता है बेटा 5 होता है, 5 डाइन, तो ये आ गया 10 टू पावर 7 डाइन आ गया, ठीक है। अब ये मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से देखो, सेंटीमीटर, ग्राम, मास ग्राम में है, ये सब सेंटीमीटर, मतलब सीजीएस सिस्टम में ये कन्वर्ट हो गया। हमें एक सिस्टम में कन्वर्ट करके ही आंसर लाना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। अब सर एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए बेटा आप देखिए, हमको एक इंफॉर्मेशन दी गई है सवाल में डेंसिटी की। क्यों दी गई है, इसलिए दी गई है क्योंकि हमको मास का फॉर्मूला पता है। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, होता है कि होता, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई एल इंटू रो। अब ये तेरे को पता है, एम तेरे को पता है, एल तेरे को पता है, तो ए नहीं निकाल पाएगा, ए आ जाएगा तो जा रख देना, तो क्या आ जाएगा तेरा वाई आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल को बेटा हमको अप्रोच करना होता है। इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन वही था जो हम सवाल पढ़ के जहां पर गिवन दैट लिखा, और उसके बाद पहले मास निकाला मैंने, और मास से मेरे को एरिया मिल गया, और एरिया मिल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो आपका आंसर भी आ जाएगा। फिर तो आपको सॉल्व भी करना होता है बेटा, सॉल्व आप इजीली इसको कर लोगे तो इसका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको भी देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे इसको। तो इसको तो पहले मैं ऐसे कवर कर लेता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। आपको रेडियस दिया है रॉड का कितना 10 मिलीमीटर, ठीक है बेटा, ओके। एंड अ लेंथ ऑफ दिस एल आपको दिया है 1 मीटर, ये गिवन क्वांटिटी बेटा, कौन सी क्वांटिटी गिवन। फोर्स कितना दे रहे हैं आपको, फोर्स दे रखा है उन्होंने 10 टू पावर 5 न्यूटन, ठीक है साहब। और अलोंग इट्स लेंथ, फोर्स कहां लग रहा है, स्ट्रेस अलोंग इट्स लेंथ। कैलकुलेट नंबर 1, आपको स्ट्रेस निकालना है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें है क्या। अच्छा पहले एक काम कर लो, ये रेडियस है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 टू पावर -3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर हो गया, ओके। और तो कुछ चेंज करना ही नहीं था। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया। सर एरिया के बने सर नहीं है, तो काय घबरा रहा है, वायर की बात की जा रही ना, वायर का शेप सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर का एरिया जो होता है पाई r स्क्वायर, मतलब सर्कल होता है ना सिलेंडर का सरफेस, पाई r स्क्वायर।
बस फोर्स पता है तेरे को कितना है 10 टू पावर 5, ये पाई है, और आर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 10 टू पावर -2 हो गई, यानी कि 10 टू पावर -4 हो गया, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू पावर 9 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, और क्या पूछा है तेरे से, इसमें एलोंगेशन पूछा है, तो एलोंगेशन निकालना तुम्हें आता है, देखो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू वाई डेल्टा एल अपॉन एल, तो यहां से डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी बताओ बेटा, यस 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 वाई ए मल्टीप्लाई वाई, ये यहां जाएगा, गड़बड़ तो नहीं कर दी, वाई ऊपर कहाँ जाएगा, वाई नहीं जाएगा ऊपर, वाई जाएगा नीचे, एल आएगा ऊपर, दिस फोर्स पता है, लेंथ पता है, ए पता है तेरे को, और यंग्स मॉडुलस इन्होंने ये दे रखा है सवाल में, एलोंगेशन आ जाएगा। स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, स्ट्रेन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एलोंगेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे एलोंगेशन आएगा, यहाँ पर रख, ओरिजिनल लेंथ तेरे को 1 मीटर है, दिस इज आवर आंसर। तो आसान क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे आप, इसको घर पर ट्राई जरूर करना। ठीक है बेटा, और मैंने सॉल्व भी किया है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपको। ठीक है बेटा, ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए इसको मैं हटाता हूँ, अब अगले चीजों की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं बेटा बल्क मॉडुलस, अब हम समझते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। आपको मॉडुलस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। बल्क है तो बल्क के लिए वॉल्यूम, और नीचे भी वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। तो पहला फॉर्मूला तो हमारा यही आ गया, स्ट्रेस का क्या होता है एफ अपॉन ए, और वॉल्यूम स्ट्रेन का क्या होता है डेल्टा बी अपॉन बी। ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, दिस इज बल्क मॉडुलस। अगर हम बात करें गैसेस के लिए, फॉर एप्लाइड इज दिस, तो देखो गैसेस में आप एक आगे जाके एक चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ेंगे प्रेशर का, फोर्स अपॉन क्या होता है बेटा एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला आएगा P इंटू ए, और अगर आप किसी चीज को दबाओगे तो जाहिर सी बात है उसका क्या चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज हो जाता है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं ऐसे, तो वही लिखा है। अब ये वाली क्वांटिटी को हम एफ के स्थान पर रख देंगे तो ये आ जाएगा, ओके, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए से ए कट गया, ये डेल्टा बी अपॉन बी दिस, तो बल्क मॉडुलस का एक ये फॉर्मूला आ गया। अगर हम बॉयल्स लॉ लगाना चाहते हैं तो ये बॉयल्स लॉ क्या होता है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, पी को छोड़ेंगे डी वी प्लस बी को छोड़ेंगे डी पी, और कॉन्स्टेंट का कितना होता है 0। अब यहां से हमने इसको छोड़ा और इसको वहां ले गए, तो ये माइनस का हो गया, इसके बाद माइनस पी को यहीं पर रहने दिया और डेल्टा पी को इसके नीचे ले आए, तो ये आ गया, ये माइनस रहेगा यहाँ पर। अब ये वाली जो क्वांटिटी है वो ये लिखी है, उसकी जगह कितना है बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। तो जाने की गैसेस में बल्क मॉडुलस जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। ये नेगेटिव तो सिर्फ साइन है, ठीक है, ओके। तो इजीली आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है बेटा, कोई खास बात नहीं है। देखो कैसे खास बात नहीं है, देखो मैं इजी तरीके से आपको बता देता हूं। जैसे हम मैं आपको फिर से समझाता हूं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनेट क्या होता है स्ट्रेन, इस ट्रिक को याद रखो। स्ट्रेस कौन सा है, स्ट्रेस का वो फॉर्मूला होता है वही रहेगा, और हम बल्क मॉडुलस निकाला है वो कौन सा होता है बी, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा बी अपॉन बी। लो कोई सा भी निकाल लोगे यार, कोई खास बात नहीं है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, कोई सा भी मॉडुलस आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। आइए लास्ट देखते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को लिखते हैं ईटा से, किससे डिनोट करते हैं बेटा ईटा से। ये होता है शेयरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला ये पता है, शेयरिंग स्ट्रेस को थीटा बोलते हैं, और थीटा अभी आपने निकाला था। जैसे मान लो ये डेल्टा एक्स है और ये तेरा एल है, तो ये थीटा है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एक्स अपॉन एल। दिस सॉल्व कर लो, आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, यस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। चलिए इसको किससे डिनोट करते हैं ईटा से, फिर से यंग्स मॉडुलस को बाय से, इसके बाद बल्क मॉडुलस को बी से, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से। तो ये तीन तरह के क्या होते हैं मॉडुलस होते हैं, ओके। हाँ एक और आता है पॉइजन रेशियो। ये क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है सिग्मा से इसको जोड़ करते, इसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब आप किसी चीज को खींचोगे तो आप कहते हो कि लेंथ में चेंज हुआ, अरे यार लेंथ में चेंज तो होता है, लेकिन बस ऑब्जेक्ट पतली भी तो हो जाती है, मतलब उसका डायमीटर भी तो कम हो गया,
बस। तो ये उसी के बारे में है, ठीक है। तो अभी ओरिजिनल लेंथ L है, ओरिजिनल डायमीटर D है। जब आप इसको खींच देंगे तो लेंथ में चेंज इतना आ जाएगा और डायमीटर में जो चेंज आएगा उसको हम लिखेंगे माइनस, डायमीटर घट गया इसलिए उसको लिखेंगे डेल्टा D। क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा D। तो देख लेटरल स्ट्रेन हम निकाल रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन साइड से जो चेंज आया है, तो साइड से चेंज आया है तो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, तो ये आ गया आपका लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आपको पता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों को यहां पर रख दो, ये आपका फॉर्मूला आ गया, दैट्स ऑल। तो इसका यहाँ पर मतलब बोर्ड के एग्जामिनेशन में काफी कम पूछा जाता है इस पर सवाल, लेकिन कंपटीशन में इस पर सवाल आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से बेटा याद कर लेना है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अब नोट में कुछ लिखा है, बाय यंग्स मॉडुलस है, बी बल्क मॉडुलस है, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है और सिग्मा क्या है? पॉइजन रेशियो है। तो इन सब का भी आपस में रिलेशन होता है जो कि हमको अभी यहाँ पर स्टडी नहीं करना है। चलिए अब हम समझेंगे इंपॉर्टेंट चीज, स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए ये कर्व हमको क्या बताता है, देखो हमने क्या किया, बाय एक्सिस पर हमने ले लिया स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, और एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल होता है, ठीक है। अगर हम बॉडी का एरिया, जैसे मैं एक तार ले लिया, ये एक तार ले लिया, इसको लटका दिया, इसका एरिया मैं वर्नियर कैलिपर से नाप लूं तो कुछ एरिया आ जाएगा, यानी कि एरिया मैंने जो भी नाप लिया वो मेरे को नोन है। तो अब मैं जो भी फोर्स देता जाऊंगा वही तेरा क्या कहलाएगा? स्ट्रेस कहलाएगा। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि एरिया मुझे पता है, और अगर मैं यहां पर जो फोर्स दूंगा उसकी वजह से क्या आएगा? इसमें स्ट्रेस आएगा। तो ये मेरे पास वायर है, इस पर मैंने ये लोड दिया बेटा, कुछ बेड लटकाया, बेड लटकाने से इसकी जो लेंथ इतनी थी वो बढ़कर थोड़ी सी चेंज हो गई। जैसे ये देखो, ये वायर है हमारे पास, इस पर हमने बेड लटकाया तो उसकी लेंथ में ये चेंज आ गया, ये लेंथ बढ़ गई, उसकी क्या बढ़ गई? लेंथ बढ़ गई। और जब हम बेड डालेंगे तो ये लेंथ वापस आ जाएगी, फिर से बेड चढ़ाएंगे तो ये फिर बढ़ जाएगी, हटा लेंगे तो फिर से वापस आ जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, इस बिहेवियर को देखकर इसकी ग्राफ प्लॉट किया। कैसे प्लॉट किया कि देखो हम इसको स्ट्रेस दे रहे हैं, इतना स्ट्रेस दिया तो इसमें इतना सा स्ट्रेन आया, तो हमको एक पॉइंट यहां मिल गया। हमने स्ट्रेस बढ़ाया तो इतना स्ट्रेन आ गया, ये। तो इस तरह से हम स्ट्रेस देते जा रहे हैं, स्ट्रेन आता जा रहा है, स्ट्रेस देते जा रहे हैं, स्ट्रेन आता जा रहा है, और ये सारे पॉइंट हमको मिलते जा रहे हैं। और इन पॉइंट को हम एक लाइन से मिला देंगे तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिलती है इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये स्ट्रेट लाइन कुछ ही टाइम तक मिलती है अपन को। तो फिलहाल अभी हमको यहां से यहां तक, इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ओ से लेकर ए तक। इसका क्या मतलब है, यहां पर हम एक चीज और देखते हैं, स्टडी करते हैं कि जब किसी चीज पर हम लोड देते हैं बेटा, तो लोड देने के बाद हम उसको हटा भी लेते हैं ताकि हम चेक करें कि ये वापस आया कि नहीं आया। वापस आ गया यानी कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंडर में है, और वापस नहीं आया तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को उसने क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। तो हम देखते हैं कि ओ से लेकर ए तक जब हम जाते हैं तो ये लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंडर रहता है, यानी कि यहां से यहां तक हुक्स लॉ आपको फॉलो होता है। इस ग्राफ में क्या फॉलो होता है? हुक्स लॉ। एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए जरा, यहां पर देखो, बाय एक्सिस पे आपने स्ट्रेस दिया है और एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? स्ट्रेन दिया है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ढाल, इसको अगर मैं थीटा नाम दे देता हूं, तो ये जो स्लोप होगा वो हमको क्या देगा? तो देखो ये जो चीज है ये स्ट्रेस है, और ये जो चीज है वो क्या है बेटा? स्ट्रेन है। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा मतलब स्लोप होता है, और स्लोप हमको क्या दे रहा है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन दे रहा है। और स्ट्रेस डिवाइडेड बाय को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि हमें उस मटेरियल का स्ट्रेंथ पता चल रहा है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको पता चल रही है इस ग्राफ से। ठीक है, समझ में ये बात? चलो, तो हम स्ट्रेस देते जा रहे हैं, स्ट्रेस में आते जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि ओ से जब हम ए तक जाते हैं तो यहां से यहां तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, यानी कि ओ से ए तक कौन सा लॉ फॉलो होता है? हुक्स लॉ। इसी चीज को हमने यहां पर मेंशन कर लिया। इट इज क्लियर दैट ग्राफ ए टू बी हुक्स लॉ इज फॉलो, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनेट टू क्या हो गया? स्ट्रेन हो गया। ठीक है साहब, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, ये चीज इतनी तन गई, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने इस पर और लोड दिया, तो अब हम देखते हैं कि जब हम ए से बी की तरफ जाते हैं तो हम इसको बेटा इतना सा स्ट्रेस दे रहे हैं, इसका स्ट्रेन इतना हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाते हैं, इसका स्ट्रेन इतना हो गया।
तो यहां से जो हमको ग्राफ दिखता है वो थोड़ा सा बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, वो एक जैसा ग्राफ नहीं होता, थोड़ा बिगड़ता है। कभी स्ट्रेस कम दिया है, ज्यादा स्ट्रेन हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो यहां से यहां तक थोड़ा सा वो ग्राफ बिगड़ता हुआ दिखता है ए से लेकर बी तक। लेकिन यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है कि जब बी से लोड हटा लेते हैं तो ये दोबारा उसी सिचुएशन में आ जाता है। मतलब ये यहां तक तन तो गया, लेकिन हटा लेंगे तो ये वापस आ जाएगा। यानी कि अभी भी ए से बी तक इसमें इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, ये प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ए से बी तक अभी भी ये क्या है, इलास्टिसिटी की लिमिट के अंदर है। तो ए से बी वाला जो पॉइंट होता है वो हमको बताता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि इतने तक ये वापस आता है। ओके, अब हमने क्या किया बेटा, इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस और दिया। तो जैसे हम स्ट्रेस देते हैं और बी से ऊपर जा रहे हैं, मतलब बी पॉइंट से ज्यादा इसको स्ट्रेस दे रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसका एक पॉइंट आता है सी। कौन सा पॉइंट आता है, सी। इस पॉइंट को बोलते हैं हील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, हील्ड पॉइंट। ये हील्ड पॉइंट हमको ये बताता है कि अगर आप बी से ज्यादा फोर्स को दे दोगे तो ये समर्पण कर देगा और खिंचता ही चला जाएगा, जितना भी लोड दोगे खिंचता चला जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। तो अब हमने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया बी से लेकर सी तक, जो कि इसके हील्ड पॉइंट, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बाद जो भी आप लोड दोगे तो आपको मिलेगा हील्ड पॉइंट। और वो हील्ड पॉइंट पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट तन जाती है, वापस नहीं आती है। ठीक है, तो बी से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाया तो वो तन गई, लेकिन वापस नहीं आई। अच्छा, एक चीज और देखने को मिलती है कि जैसे हमने इसको बढ़ाया और हम बी से कहां गए, सी पर गए, तो बी से सी पर जाते हैं तो बढ़ तो जाती है और हम हटाते हैं थोड़ा वापस आती है। लेकिन वहां पर एक चीज देखने को मिलती है कि जो चीज 10 मीटर की थी वो अब 11 मीटर की हो गई। मतलब ये वाली जो चीज है वो परमानेंट आ जाती है। जैसे मैं बी से बी तक इस पर लोड रखकर हटाता था तो ये वापस आती थी, लेकिन बी के बाद लोड लगाया तो ये तनी की तनी रह गई, वापस नहीं आई। यानी कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रेन आ गया। वो स्ट्रेन कौन दिखा रहा है, सी दिखा रहा है। अब यदि मैं यहां से वापस लौटता हूं तो मैं क्या देखता हूं, वापस लौटने पर इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेन, इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेन, इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेन, इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेन, इतना स्ट्रेस, इतना स्ट्रेन। स्ट्रेस हमने जीरो कर दिया, लेकिन स्ट्रेन इसमें थोड़ा सा आ गया। इसको बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेन। क्या बोला जाता है बेटा, परमानेंट स्ट्रेन। और ये परमानेंट स्ट्रेन तब आता है जब हम लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी को क्रॉस कर लेते हैं, हील्ड पॉइंट को क्रॉस कर लेते हैं। हील्ड पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जो भी आप फोर्स लगाओगे उससे वापस तो आएगा, लेकिन उसमें परमानेंट एक सेट आ जाएगा, वो थोड़ा सा तन जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हील्ड पॉइंट। अच्छा, एक दो पॉइंट और है इसमें, जरा ध्यान सुनिएगा। अब जैसे मान लो हील्ड पॉइंट आ गया, तन गई वो चीज। अब हम देखिए, चेक ही कर लेते हैं, टूटी तो नहीं ना। तो हमने उस पर और फोर्स लगाया तो हम देखते हैं कि वो धड़ धड़ाकर उसमें फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, देखो, और उसमें स्ट्रेन होते चला जा रहा है, फोर्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, स्ट्रेन होते चला जा रहा है। एक पॉइंट हमको ऐसा मिलता है जिस पर हम ज्यादा फोर्स लगा चुके हैं, अब उससे ज्यादा लगा देंगे तो वो टूट जाएगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या नाम दिया बेटा उसको हमने, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद भी हम नहीं रुके, तार बहुत पतली हो चुकी है। कोई भी चीज को आप खींचोगे तो वो पतली होती जाएगी। क्या होती जाएगी, पतली, लेकिन टूटी नहीं है, लेकिन पतली हो गई है। अब हमने और लोड रख दिया, तो और लोड रखा तो अब हम देखते हैं कि वो अब टूटने वाली होती है, पतली होते होते वो टूटने वाली होती है। जैसे टूटने वाली होती है तो उस समय हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेड हटा लेते हैं। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं कि बेड हटाने के बावजूद भी वो रुकती नहीं है, वो तनती चली जाती है। और वेट हटाते हैं, 10 किलो से 9 किलो कर देते हैं, तन रही है। 9 किलो से 8 किलो कर रहे हैं, अभी भी तन रही है। 8 किलो से 7 किलो कर रहे हैं, अभी भी तन रही। तो अब हम वेट कम कर रहे हैं, फोर्स कम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेन होते जा रहा है। तो हम देखेंगे कि एक पॉइंट हमको और मिलेगा ई, जिस पर क्या हो जाता है, उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, यानी कि वो फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, वो टूट जाता है। तो आप यहां पर जरा नोटिस करेंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऊपर का पॉइंट होता है, जबकि ब्रेकिंग पॉइंट नीचे का पॉइंट होता है। ये हमको क्या बताता है कि ब्रेकिंग पॉइंट कम फोर्स को दर्शाता है और ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा फोर्स को दर्शाता है। इसका ये मतलब है, पहले आपको उस तार को इस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा, उसके बाद तुम भले लोड कम कर लो तो वो कम लोड पर भी टूट जाएगा। तो ब्रेकिंग पॉइंट हमेशा या फ्रैक्चर पॉइंट हमेशा ब्रेकिंग स्ट्रेस से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर है बेटा? तो ए से बी तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, ए से बी तक लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी फॉलो होती है,
और इसी को हम हील्ड पॉइंट कहेंगे। हील्ड पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा दोगे तो उसमें परमानेंट स्ट्रेस परमानेंट सेट आ जाएगा, और परमानेंट सेट के बाद अगर आप और लोड देंगे तो ये कोई लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी, और इतना लोड दे देंगे कि अब वो टूटने की कगार पे होगा, यानी कि हमने उस लेवल तक उसको पहुंचा दिया। और उसके बाद जब लेंथ तेजी से बढ़ेगी और हम लोड कम भी कर देंगे तब भी वो रुकेगा नहीं, टूटेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये सारे पॉइंट बेटा आपको यहां पर याद रखने हैं। अब इसमें एक चीज और आती है, मैं जब आपको इंजीनियरिंग में बताता हूं, ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, इसी स्ट्रेस को हम यहां पर बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं बेटा, टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। टेंसाइल फोर्स बोलेंगे उसको, हम इंजीनियरिंग में बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। लेंथ बढ़ रही ना, टेंसाइल फोर्स डिवाइडेड बाय क्या बोलते हैं इसको, एरिया। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, और स्ट्रेस का फॉर्मूला वही होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन उस फोर्स में लेंथ बढ़ रही है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ गया तो अब इस ग्राफ के बेसिस पर, जैसे कि आप इस ग्राफ को देख सकते हो, यहां से यहां तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, यानी कि इलास्टिक रीजन है। यहां से हुक्स लॉ फॉलो होना बंद हो जाता है तो ये क्या हो गया, प्लास्टिक रीजन हो गया उसका। ठीक है बेटा, और ये वही चीज है, वही फॉर्मूला है, जब स्लोप ऐसा हो और एक स्लोप ऐसा हो। ये स्लोप में एंगल कैसा है, दिख रहा है आपको, ये ज्यादा एंगल है और ये कम एंगल है। यहां पर स्लोप कम है, यहां पर स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा मतलब ये वाला जो मटेरियल होगा वो इसका स्लोप ज्यादा होगा, तो स्लोप ज्यादा होने से क्या ज्यादा होता है बेटा, अरे स्लोप का ही नाम तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो स्लोप ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा, स्लोप कम तो इलास्टिसिटी कम होती है। आइए अब इस चीज को देखकर मैं आपको कुछ स्पेशल चीज, अच्छा ये पॉइंट और पढ़ लेते हैं एक बार जो मैंने यहां पर लिखे हैं ग्राफ को देखकर। बी इज हील्ड पॉइंट, अप टू बी इलास्टिक बिहेवियर फॉलो, बियॉन्ड बी इलास्टिक बिहेवियर नॉट फॉलो, ये वही चीज है। एस इज परमानेंट सेट इंक्रीजिंग लेंथ, डी इज इंडिकेट ब्रेकिंग स्ट्रेस, ई इज ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये सब पॉइंट है, उन्हीं के बारे में बेटा मैंने यहां पर अच्छे से लिख दिया है। ठीक है बेटा, समझ गए? अच्छा, ये नोट भी दे दिया। अब आपके लिए मैं एक और चीज लेकर आता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। उस ग्राफ को देखकर हमने क्लासिफिकेशन किया मटेरियल का। तो तीन तरह के हमको मटेरियल मिलते हैं, एक तो मिलता है डक्टाइल, एक मिलता है ब्रिटल, और एक होता है इलास्टोमर्स। ये तीन तरह के हमको मटेरियल मिलते हैं। अब देखिए इनके ग्राफ में आपको दिखाता हूं, पहले यहां पर इधर देखिए, ये कुछ ग्राफ्स यहां पर प्लॉट किए गए, इनको जरा ध्यान देखिए। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ है, ये एक मटेरियल का ग्राफ है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ये दूसरे मटेरियल का ग्राफ है। फिलहाल इस ग्राफ और इस ग्राफ की हम डिस्कशन करते हैं। इस ग्राफ को देखकर आपको क्या लग रहा है, देखिए इसका स्लोप है मान ले अल्फा, इसका स्लोप है मान ले बीटा है। तो यहां पर स्लोप ज्यादा है और यहां पर स्लोप कम है। तो एक चीज तो तय हो गई, इसमें से एक मटेरियल हार्ड है और एक मटेरियल कैसा है, सॉफ्ट है। सही है, क्योंकि स्लोप देख के पता चल गया। दूसरी चीज, यहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, ये सबको पता है। उसके बाद हुक्स लॉ फॉलो होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस मटेरियल पर स्ट्रेस बढ़ाते चले जाएंगे, इसका स्ट्रेन बढ़ते चला जाएगा, यानी कि ये हार्ड मटेरियल है, इसको हम बोल सकते हैं स्टील। क्या बोल सकते हैं बेटा, स्टील। और इसको क्या बोलोगे, सॉफ्ट है, थोड़ा सा स्ट्रेस दिया ये तन गया, और स्ट्रेस दिया तन गया, और स्ट्रेस दिया तनता ही चला गया, यानी कि ये रबड़ हो सकती है आपकी। क्या हो सकती है बेटा, रबड़। तो जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो रबड़ में आते हैं, और जो हार्ड मटेरियल होते हैं वो स्टील हो गया, आयरन हो गया, उस सब में आते हैं। तो इस तरह से आप ग्राफ देखकर इन सब चीजों को समझ सकते हैं, इसलिए आपको वो ग्राफ पढ़ाया। अच्छा, इसको और देखिए, ये वाला ग्राफ देखिए, उस वाला ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आप देखेंगे यहां पर एक मटेरियल है, ये इतना स्ट्रेस इतना सा स्ट्रेन, इतना स्ट्रेस इतना सा स्ट्रेन। इसमें एक चीज आप ध्यान से गौर करिए, इसका अल्फा और इसका अल्फा दोनों का सेम है, यानी कि यहां से यहां तक दोनों हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों हुक्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन हुक्स लॉ के बाद थोड़ा सा वेट देते हैं तो ये तुरंत ही टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, और जब इसका बहुत ज्यादा लोड हो जाएगा तब जाकर ये ब्रेक होगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, किसी चीज को हम फोर्स लगा के उसको तान रहे हैं, तनता ही चलाता जा रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, लेकिन ये वाली चीज क्या हो गई, टूट गई। तो इसको जानते हो, इस तरह के मटेरियल को बोलते हैं
मेलिएबल या डक्टाइल मटेरियल, मेलिएबल या डक्टाइल मटेरियल, यानी कि इसमें डेल्टा एल जो होता है, जो चेंज होता है वेरी लॉन्ग, बहुत टाइम तक इसमें चेंज होता रहता है। और अगर इसकी मटेरियल की बात करें तो ये चीनी मिट्टी हो सकती है, गिलास हो सकती है, हुक्स लॉ के बाद थोड़ा सा भी फोर्स लगाएगा टूट जाएगा। तो इसमें डेल्टा एल क्लिक शॉर्ट होता है, थोड़ा सा भी बढ़ाओगे टूट जाएगा, इसको हम बोलते हैं ब्रिटल। कौन सा मटेरियल बोलते हैं बेटा? ब्रिटल। तो ग्राफ देखकर हमको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। समझ में आया बेटा अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम कुछ जो चीजें हैं उनको और समझ लेते हैं। अब इंडस्ट्री में इलास्टिसिटी का यूज क्या होता है? अच्छा ये देखिए, ये कुछ मटेरियल के ग्राफ बने हुए हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ये प्लास्टिक का ग्राफ है, क्योंकि प्लास्टिक पर थोड़ा सा ही लोड देने पर थरथराते हुए वो बढ़ जाती है। ये हमारा डक्टाइल मटेरियल है और ये हमारा कौन सा मटेरियल है? ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, ओके। ये तीन तरह के मटेरियल होते हैं। चलिए, और इस ग्राफ को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये प्लास्टिक का ग्राफ है, यानी कि इलास्टोमर्स मटेरियल का ग्राफ है। इलास्टोमर्स मटेरियल में दो चीजें मैंने यहां पर दिखाई हैं। अगर हम उसके स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम जब उसका स्ट्रेस थोड़ा सा रखते हैं उसमें इतना स्ट्रेन आता है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं इतना स्ट्रेन आता है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं स्ट्रेन और आता है। तो ये उसी चीज को दिखा रहा है कि स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन उसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत लंबा हो जाता है प्लास्टिक। ठीक है, तो इसमें कोई खास चीज नहीं है, वही चीज है आपकी, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। चलिए, अब एक नई चीज हमको पढ़नी है यहां पर, मतलब इलास्टिसिटी का एप्लीकेशन पढ़ना है कि इंडस्ट्री में इलास्टिसिटी कहां यूज होती है और कैसे यूज होती है। तो देखिए, पहला यूज तो मैंने आपको बता ही दिया, टू नो डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस ऑफ अ गिवन मटेरियल। आपको ग्राफ देंगे, आप उसको देखकर बता सकते हो। दूसरा यूज क्या है इसका कि लोड एंड स्ट्रेस शुड बी गिवन विद इन हील्ड पॉइंट। देखो इधर ये ग्राफ है आपका, इस तरह से ये ग्राफ है, ये आपका हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, लेकिन यहां से हील्ड पॉइंट आ जाएगा तो हुक्स लॉ फॉलो होना बंद हो जाएगा। तो इंजीनियरिंग में कोई भी मटेरियल का स्ट्रेस हम कितना रखते हैं, तो आंसर है स्ट्रेस जो रखते हैं वो हील्ड पॉइंट के अंदर रखते हैं। ऐसा रखने की वजह क्या है? उसकी वजह बिल्कुल आसान सी है, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने एक गाड़ी बनाई और वो गाड़ी 200 किलो 100 किलो की गाड़ी बना दी और हम ये कहते हैं कि उस पर 200 किलो तक वो सहन कर सकती है। कितना सहन कर सकती है? 200 किलो तक। ठीक है, अब हमने रास्ते पे चलाई, जर्क आया, तो जर्क आने से जो झटका लगता है वो 300-400 किलो हो सकता है, 300-400 किलो हो सकता है। यानी कि उस सिचुएशन में क्या होगा, वो हील्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी। हील्ड पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे दबेगी, जर्क लेगी और वापस नहीं आएगी, क्योंकि हील्ड पॉइंट के अंदर होती है तो वो इलास्टिक होती है, खिंचेगी वापस आ जाएगी। जैसे आप इसको देखिए, ये मेरे पास एक स्केल है, इसको मैं अगर ऐसे रख दूंगा तो इस पर लोड दूंगा तो ये ऐसे दबेगी और अपनी इलास्टिसिटी कारण कैसे आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो ये अगर वापस आ रही है तो वो हील्ड पॉइंट के अंदर वापस आ रही है, और वापस नहीं आ रही तो आपने हील्ड पॉइंट क्या करा दिया, उसका क्रॉस करा दिया। तो जितने भी मटेरियल हम रखते हैं वो हील्ड पॉइंट के अंदर रखते हैं, हील्ड पॉइंट से बाहर नहीं रखते हैं। एक तो ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, तो लोड स्ट्रेस शुड बी गिवन विद इन हील्ड पॉइंट के ही अंदर होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वैल्यू कभी भी टूटनी, मतलब जैसे हम लिफ्ट बनाए, लिफ्ट को हम कैसे लटकाते हैं, रस्सी से लटकाते हैं। अब वो रस्सी टूट जाएगी तो इसमें तो जान का खतरा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कभी भी टूटना नहीं चाहिए, तो जाने की वो ज्यादा से ज्यादा लोड सहन कर सकें, क्या कर सकें, सहन कर सकें। और अगर उन पर लोड आ रहा है तो वो तनने के बाद, लोड को सहन करने के बाद थोड़ी तने और वापस आ जाए, और अगर वो तन के रह जाएंगे तो वो तनी ही रह जाएंगे, तो वो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आपने गाड़ी चलाई और लोड इतना आया, गाड़ी टेढ़ी हो गई तो खराबी हो गई ना वो। तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी का जो नीचे का जो लेवल है वो जर्क पर आए, जर्क को सहन करे और वापस उसी सिचुएशन पर आ जाए। और वो तभी पॉसिबल है जब तक आपका जो मटेरियल है वो हील्ड पॉइंट के अंदर आपने रखा है, इतना स्ट्रेस आपने रखा है। तो इंजीनियरिंग में जो भी स्ट्रेस हम रखते हैं वो हील्ड पॉइंट के अंदर रखते हैं बेटा। ठीक है, अब दूसरा होता है सेफ्टी लिमिट। सेफ्टी लिमिट का मतलब ये है कि कोई भी दुनिया में कोई भी चीज हम बनाते हैं तो वो सेफ्टी लिमिट के अंडर में रखी जाती है। जैसे हमने किसी चीज से, क्रेन से 100 किलो उठाना है तो उसका सेफ्टी लिमिट हम उससे 5 गुना रखेंगे। मतलब 5 गुना इसलिए रखेंगे कि 100 से तुम थोड़ा बहुत भी बढ़ाते हो तो ये टूटेगा नहीं, खिंचेगा वापस आ जाएगा। तो वो सेफ्टी लिमिट होती है, और अलग अलग देशों में सेफ्टी लिमिट अलग अलग होती है, उनका कुछ रेशियो होता है।
अब ग्रीडर ऑफ आयरन आर मेड ऑफ आई शेप। आप देखेंगे कि जो ब्रिज के नीचे ब्रिज बनाया जाता है या फिर हम बीम बनाते हैं तो उनके जो शेप होते हैं वो इस तरह के होते हैं, आई शेप। ये क्यों बनाए जाते हैं इसको थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझाना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखिए इस चीज को, जरा ध्यान से देखिए बेटा। 2 मिनट का काम और रह गया बस। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये हमारे पास एक बीम है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर कोई लोड आएगा तो ये ऐसे छत ऐसे ये दब जाएगी, ऐसे दब जाएगी, ठीक है। अब ये दब गई और जब लोड चला जाएगा तो ये ऐसी हो जानी चाहिए, और अगर ये दबी रह गई तो ये इसमें क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये कर्व, स्ट्रेन आ जाएगा, और ये नहीं होना चाहिए। जैसे हम छत के छज्जे पे खड़े हैं, एक जना खड़ा है, रामलीला का जुलूस निकला तो 10 जने पूरे परिवार के आके यहाँ पर खड़े हो गए, इस पर इतना लोड आ गया, ये ऐसा हो गया और वापस आया ही नहीं, छज्जा ही टेढ़ा हो गया हमारा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को ना हो उसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं। वो फॉर्मूला किस तरह से बनाता है उस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। तो ऐसा डिप ना आए ब्रिज में, जो भी ब्रिज आप बना रहे हो, छत आप बना रहे हो, वो ऐसे झुक ना जाए, उसके लिए क्या जरूरी है बेटा, उसके लिए ये जरूरी है, देखिए उसके लिए क्या जरूरी है, ये फॉर्मूला देखिए। ये फॉर्मूला हमको क्या बताता है, W क्या है, लोड, जितना लोड उस पर आ रहा है, ठीक है। L क्या होता है, L ये ब्रिज कितना लंबा आपने बनाया है, स्पैन बोलते हैं इसको इंजीनियरिंग में, स्पैन, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्पैन, ठीक है। और B क्या होती है, उसकी ब्रेथ होती है, ब्रेथ, ये चौड़ा, कितना चौड़ा बनाया आपने ब्रिज, ऐसे। और D क्या होती है, डेप्थ होती है, या हाइट बोल सकते हो कि कितना मोटा आपने बनाया उसको। और Y क्या होता है, किस मटेरियल का बनाया, उसका यंग्स मॉड्यूलस। तो लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ या हाइट, इन तीनों चीजों से मिलकर हमने ये फॉर्मूला डिफाइन किया। अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे हमको किससे खतरा है, हमको डिप से खतरा है। ये डिप नहीं आना चाहिए, डिप को हम बोलेंगे डेल्टा, ये बेंडिंग नहीं आनी चाहिए, तो हमको इससे खतरा है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर लेंथ कम कर सकते हैं। तो हमें मान लो एक नदी को क्रॉस करना है, अब नदी 1 किलोमीटर की है तो 1 किलोमीटर लेंथ तो लेनी पड़ेगी यार, लेंथ तो लेनी पड़ेगी। तो जाने की लेंथ को तो तू कम कर ही नहीं सकता, और लेंथ को कम कर देगा तो डिप कम हो जाएगा, लेकिन लेंथ तो तेरे को लेनी 1 किलोमीटर, नदी को क्रॉस करना है, तो लेंथ कम नहीं कर सकता। अच्छा, और क्या चीज है, लोड कम कर दे तो अभी डिप कम हो जाएगा। तो भाई नदी को क्रॉस करने के लिए तो तू ब्रिज बना रहा है, तो उस पर तो ट्रक भी जाएगा, तो उसको भी तू नहीं हटा सकता, तो मतलब लोड भी तू कम नहीं कर सकता, लोड तो लेना ही पड़ेगा तेरे को। तो लोड लेने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा ब्रिज या ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसमें मतलब जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा हो। यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा तो डिप कम होगा, फिर भाई तू लोड ले जा। फिर भी यहां पर देखिए, लोड बढ़ाओगे डिप बढ़ जाएगा, एल बढ़ाओगे डिप बढ़ जाएगा, ब्रेथ बढ़ाओगे डिप कम हो जाएगा, लेकिन डेप्थ बढ़ा दोगे तो डिप कितना कम हो जाएगा उसको जरा समझिए। देखिए लेंथ को मैं 1 करूंगा तो 1 का क्यू कितना आएगा, 1। अगर मैं लेंथ को 2 कर दूंगा तो 2 का क्यू कितना हो गया, 8 हो गया, यानी कि 8 टाइम डिप बढ़ने का खतरा बढ़ गया। अगर मैं डेप्थ को क्या करूं, डेप्थ को यहां पर 2 कर दूं, जो मोटापन है इतना सा था वो इतना कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 8। यानी कि जो लेंथ को 8 टाइम करने से, जो लेंथ को डबल करने से आपका डिप 8 टाइम बढ़ रहा था, उसी चीज में डिप ना बढ़े तो आपने हाइट को कितना कर दिया, 2 टाइम कर दिया, तो 2 टाइम का वो क्या हो गया, 8, यानी कि उसका डिप क्या हो गया, 0 हो गया। देख फिर से सुन, बात को ध्यान सुन, लेंथ को तुमने 1 से 2 टाइम किया तो डिप बढ़ने का खतरा कितना हो गया, 8 टाइम। अच्छा, अब इसको 0 करना है तो डेप्थ जो है, ये वाली जो चीज है, इसको आपने कितना कर दिया, 2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो यानी कि डिप तेरा 8 टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे बढ़ रहा है, इससे घट रहा है, तो वो लेवल कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। तो अगर आपको डिप को 0 करना है तो सबसे बेनिफिशियल चीज क्या है कि आप उसकी डेप्थ बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो, डेप्थ। अब डेप्थ बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो चीज को आप ऐसे लगा रहे हो, देखो ये स्केल है, ये 2 दीवार है, ऐसे मैंने रख दिया, इस पर लोड आएगा तो ऐसे दब जाएगी, क्योंकि इसकी डिप बहुत कम है। अगर इसी चीज को मैं ऐसा खड़ा कर दूंगा, तो ऐसा खड़ा कर दूंगा, अब लोड दूंगा, अब ये नहीं दबेगी, तो ये जो हाइट बढ़ जाती है ना, तो उससे ये डिप जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ब्रिज में हम लोग यही करते हैं, ब्रिज में हम यही करते हैं कि ब्रिज में हमेशा ऐसे नहीं रखते, उसको ऐसे रखते हैं ताकि उसकी डेप्थ बढ़ जाए। अब ये डेप्थ बढ़ाने के पीछे अब क्या होता है, ये साइज इतना हमको लेना पड़ रहा है,
या जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। तो अब इसके लिए हमने एक तरीका अपनाया, हमने इतना मोटा बीम लिया, अब इतना मोटा लेने की जगह हमने उसको ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, इतने मटेरियल को हमने इसमें से काट दिया, ऐसे कर दिया, काट दिया, ऐसे करके ऐसे काट दिया, ठीक है। तो ये काट दिया। हाइट इसकी कितनी है, जो पहले थी अभी भी वही है, ठीक है। लेंथ हमें कोई मतलब नहीं है, लेंथ से डजंट मैटर। ब्रेथ हमने मोटा बनाया ही है इसका, लेकिन ये हाइट कम हुई क्या, ये हाइट ये कम नहीं हुई। अगर ये कम नहीं हो रही है तो इसका मतलब डेल्टा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका डेल्टा कैसा आएगा, 0 आएगा। और ये कम ज्यादा होगी तो डेल्टा पर क्या पड़ जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसी शेप रखने से इतना मटेरियल, जो अगर आप ऐसा बॉक्स लेते तो इस बॉक्स में आपको 50 किलो लेना पड़ रहा था, लेकिन इसी चीज को अगर आप इतनी हाइट का ऐसा बनाते हो आई शेप में तो ये 25 किलो बन जाता है। तो हमारा काम भी हो रहा है और पैसा भी कम खर्च हो रहा है। तो ब्रिज में जो बीम वगैरह लगाते हैं उसके लिए हमेशा जो शेप यूज की जाती है, वो कौन सी शेप यूज की जाती है बेटा, आई शेप यूज की जाती है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे जिनको मैंने बहुत अच्छे से यहां पर आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, जिससे यूट्यूब को भी रीच मिलेगी और वो दुनिया भर में इसको प्रसारित करेगा, और सभी बच्चों को शेयर जरूर करना। और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी के लिए जय हिंद, थैंक यू।